हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसमें हमने ऑनलाइन क्लास में हमने वनस्पति विज्ञान की पहला पार्ट लिया था, जिसमें हमने जीवों का वर्गीकरण किया था, लिविंग ऑफ क्लासिफिकेशन। और आज हम वनस्पति विज्ञान बॉटनी का दूसरा पार्ट्स पढ़ेंगे और जिसका नाम है एल्गी शैवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सभी इस शैवाल के पार्ट्स को आप अच्छी तरीके से पूर्णतः देखना, अंतिम सिरे तक देखना, काफ़ी कुछ इसमें जानकारी मिलेगी आपको। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि एक बार जब भी आप इस YouTube चैनल को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर YouTube चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, आपके ही सहयोग और आपके ही सपोर्ट से हमारा ये YouTube चैनल लंबे समय तक एक विस्तृत बड़ा रूप ले पाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ताकि हमें भी आगे आने वाले दिनों में इन क्लासों में लेने में मज़ा आए। कहने का मतलब है कि आपके सहयोग से ही हम एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बॉटनी का वनस्पति विज्ञान का पार्ट 2 एल्गी रहेगा कि शैवाल क्या होते हैं, शैवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं तो वनस्पति विज्ञान के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है शैवाल या एल्गी। विद्यार्थियों, इससे पीछे वाले पार्ट्स में हमने पढ़ा था पादपों के बारे में और जीवों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमने शैवाल पढ़ा है, इन शैवालों के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो हमने ये भी देखा था कि पादप जगत के 5 वर्गों में हमने विभाजित किया था और उसमें सबसे पहला जो वर्ग था वो था शैवाल। तो आज हम उन शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे कि शैवाल क्या है, एल्गी क्या है। शैवाल, ठीक है, एल्गी, ठीक है। विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि शैवाल की बात करें तो सबसे पहले ये शैवाल शब्द है, इन शैवाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब ये शैवाल शब्द बना कहाँ से है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इस शैवाल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है और जिसका नाम है एल्गा। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एल्गा, ठीक है ना। विद्यार्थियों, इस एल्गा शब्द से ये एल्गी शब्द की उत्पत्ति हुई। ये तो आपके लैटिन भाषा के अंदर है। यदि हम इसको यूनान भाषा के अंदर देखा जाए कि यूनान की भाषा के अंदर इस एल्गी शब्द का जो मूल उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो हम कह सकते हैं फाइको से। किससे? फाइको, ठीक है ना। विद्यार्थियों, इसका जो मूल शब्द यूनान शब्द से बना वो फाइको से बना है। किससे बना है? फाइको से बना है, ठीक है ना। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो उत्पत्ति हुई है ये उस क्षेत्र से हुई है जहां से ये सर्वप्रथम मिले हैं। कहने का मतलब है कोई भी चीज जहां से उसकी जनन या फिर उसकी उत्पत्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका सबसे पहले वो प्राप्त जहां से हुआ, उसी को हम उत्पत्ति के नाम से जानते हैं। तो इसमें शैवाल की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से हुई है और दूसरी यूनान की भाषा है जिसको फाइको शब्द से हुई है, जिस दोनों का अर्थ होता है शैवाल या एल्गी। विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस लैटिन भाषा के एल्गा शब्द का अर्थ क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि ये जो एल्गा शब्द है, इस एल्गा शब्द का जो मुख्यतः अर्थ होगा वो होगा सीविड्स, ठीक है ना। अब ये सीविड्स क्या होता है विद्यार्थियों, तो सी का मतलब होता है समुद्र और विड्स का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सी विड्स। विद्यार्थियों, ये अधिकांश जो शैवाल होते हैं ये हमेशा जलीय होते हैं, हाइड्रो होते हैं और ये अधिकांश जल में भी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य अर्थ यही निकला कि समुद्री खरपतवार या समुद्री खरपतवार।
जो समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शैवाल और बड़े बड़े शैवाल होते हैं, जो एक खरपतवार आपने फसल के बारे में पढ़ा होगा, तो फसलों के अंदर जो अवांछनीय पौधे होते हैं जो बिना लॉजिक या बिना अर्थ उग जाते हैं फसल के साथ या पौधों के साथ, तो उसे हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इसका एल्गी का अर्थ हो गया, और एल्गी शब्द एल्गा से बना, और एल्गा का अर्थ होता है सीवीड्स या समुद्री खरपतवार। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इसके बाद हम कहते हैं कि इस शैवाल के कितने जीनस है और कितनी स्पीसीज है, कितनी विश्व के अंदर यदि देखा जाए पूरे विश्व के अंदर इस शैवालों के कितने जीनस है, जीनस और दूसरी स्पीसीज, ठीक है ना। विद्यार्थियों यदि बात करते हैं कि इस शैवाल के कुल वंश की यदि बात करें तो लगभग आपके 2400 वंश है। कितने वंश है? 2400 वंश है, जीन है, ठीक है ना। और उसके बाद यदि इसकी जातियां देखी जाए, प्रजातियों देखा जाए, तो प्रजातियां इसकी लगभग 18,000 के समथिंग है। शैवालों की कितनी प्रजातियां हैं? 18,000 के समथिंग इसकी कुल प्रजातियां हैं, जो इस विश्व के अनेक क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि यदि हम बात करते हैं कि शैवाल के अध्ययन की बात करते हैं कि इसके अध्ययन को, तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि शैवाल होते हैं वो लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से बना है और यूनान के फाइको शब्द से बना है। तो ध्यान देना कि लैटिन भाषा में जब इस शैवाल का अध्ययन करेंगे तो हम बोलेंगे एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एल्गोलॉजी, ठीक है ना। अब एल्गोलॉजी का मतलब होता है शैवाल विज्ञान, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारे यूनान भाषा में हमने जो पढ़ा था कि फाइको, तो हम ध्यान देना कि यूनान भाषा में इस शैवाल के अध्ययन को हम बोलेंगे फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखना, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ठीक है ना। एल्गोलॉजी आपका रहेगा लैटिन भाषा में और फाइकोलॉजी रहेगा आपके यूनान भाषा में। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि इसके बारे में अध्ययन करते हैं जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उस अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना कि लैटिन भाषा के अंदर जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोलॉजिस्ट, एल्गोलॉजिस्ट, ठीक है ना। शैवाल अध्ययनकर्ता या शैवाल विशेषज्ञ। और दूसरा जो यूनान भाषा के अंदर जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, फाइकोलॉजिस्ट। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि एक तो वो होता है कि जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्गोलॉजी, और इस शैवालों का जो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक होता है वो होगा एल्गोलॉजिस्ट, अध्ययन करता, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये हमारे इस अध्ययन की बात करें। अब यदि हम बात करें कि ये जो शैवाल है इसकी शैवाल की ऑथोरिटी की परिभाषा क्या होती है कि शैवाल मुख्यतः कहते किसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि शैवाल एक क्लोरोफिल युक्त थैलाब के पौधे का समूह होता है। थैलाब का मतलब होता है सुकाय, थैलस, कि ऐसा पौधा जो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, ऐसा पादप जो रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, ऐसे पौधे को हम बोलेंगे थैलस, थैलस, या इसको हम बोलते हैं थैलाब भी बोलते हैं, ठीक है ना, थैलाइड। अब ध्यान देना कि ये थैलस क्या होता है। थैलस वो पौधा होता है या वो पादप होता है जिसके अंदर विभेदन या विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब होता है कि जो पादप होता है वो न तो जड़ में विभाजित होता है, न तने में और न ही पत्तियों में, केवल और केवल एक डंठल के रूप में होगा, जैसे ये पौधा है, ठीक है ना, ये। अब न तो इसके अंदर जड़ है, न इसके अंदर पत्तियां हैं और न ही इसके अंदर तना है, ये मुख्यतः एक सुखाए थैलस के रूप में रहेगा। लेकिन ध्यान देना कि इस पौधे के अंदर आपका क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक जो हरित लवक होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शैवाल होते हैं ये हमेशा स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफिक्स होते हैं। तो इसकी परिभाषा जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो मूलतः ये रहेगी कि क्लोरोफिल
युक्त थैलाब या थैलस भी बोल सकते हैं, थैलाब पौधों का समूह को हम शैवाल कहते हैं। या वैसे भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल युक्त एक थैलस होता है जो विभेदीकरण नहीं होता है, जिसमें जड़ तना पत्तियां अलग से नहीं पाई जाती, वो एक डंठल के रूप में होता है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? शैवाल बोलेंगे, एल्गी के नाम से जानेंगे। तो विद्यार्थियों ये तो इसकी थी परिभाषा। अब बात करते हैं कि परिभाषा के बाद इसके जनक कौन है? फादर्स, जनक, ठीक है ना। अब कोई भी आपने देखा भी होगा कि जनक का मतलब वो होता है कि किसी भी चीज को, नए चीज का आविष्कार करना। एक जनक वो भी होते हैं जो अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें ये जनक वो होगा जिन्होंने इस सवालों के बारे में सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से और विस्तृत रूप से अध्ययन किया, उसको हम जनक के नाम से जानते हैं। तो यदि हम विश्व का जनक की बात करें कि पूरे विश्व के अंदर इस सवालों का मुख्य यदि श्रेय जाता है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है F.E. फ्रिस, लगभग 1935 के आसपास। अब ध्यान देना, F.E. फ्रिस एक विश्व का ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ये इसकी पुस्तक है, और इन्होंने जो भी सवाल का अध्ययन किया, उस सवाल के अध्ययन को इस पुस्तक के अंदर एक वर्णित कर दिया, और एक विस्तृत आधिकारिक रूप से, ऑथोरिक रूप से उन्होंने ये कह दिया कि ये चीजें होती है, और इन चीजों के द्वारा हम पादप के अंदर एक वर्ग पढ़ सकते हैं, और वो वर्ग है आपका शैवाल, एल्गी, ठीक है। तो याद रखना विद्यार्थियों कि शैवाल का यदि जनक मानते हैं कि फादर ऑफ एल्गी, तो फादर ऑफ एल्गी में आपका आएगा F.E. फ्रिस, जो सन 1935 के अंदर इन्होंने इस सवालों के बारे में अध्ययन किया, विस्तृत जानकारी दी लोगों को। और उसके बाद यदि हम भारत की बात करें कि हमारे भारत के अंदर कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सवाल के बारे में अध्ययन किया, सवाल का विस्तृत अध्ययन किया, भारत के अंदर इस प्रणाली को अपनाई, तो वो आपका आता है एमओपी आयंगर। ये भारतीय जनक है, ठीक है ना। हम इसको कह सकते हैं कि इंडियन फादर ऑफ एल्गी, इंडियन फादर ऑफ एल्गी। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि भारत का सवाल जनक माना जाए तो हम वो मानेंगे एमओपी आयंगर। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इस एमओपी आयंगर ने एक सवाल की खोज की थी, और उस सवाल का नाम है प्रिंट स्ट्रेचला ट्यूबसोला। सबसे पहले इसने इस सवाल की खोज की थी, और इस सवाल की खोज करने के बाद उनके बाद अनेक सवालों के इसने अध्ययन भी किया था, और इन्हीं अध्ययन के साथ भारत के अंदर सबसे पहले यदि सवाल के बारे में अध्ययन करता या जनक के रूप में मानते हैं तो वो है एमओपी आयंगर। तो विद्यार्थियों ये तो आपके इस जनक की बात कर दी हमने कि मतलब सवालों के बारे में कौन से वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसकी रूपरेखा तैयार की, किस प्रकार उसका अध्ययन किया, तो वो तो है आपका जनक। अब इसके बाद यदि बात करते हैं कि ये जो सवाल होते हैं ये सामान्य, इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, ये किस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं, ये किस प्रकार आवास में होते हैं, किस संरचना में या किस पोषण के अंदर इनके जो कोशिका संगठन या थैलस संगठन है, कौन सा जनन क्रिया करते हैं, वो सारी की सारी क्रिया केवल और केवल किस में आती है? सामान्य लक्षण, जिसको हम बोलते हैं जनरल कैरेक्टर, ठीक है ना, जनरल कैरेक्टर्स। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि जनरल कैरेक्टर होता क्या है, तो उसके बारे में हम जैसे हमारी बात करें कि नॉर्मल हमारे लक्षण दिखाई देते हैं, वो जनरल कैरेक्टर होते हैं जो फिजिकल रूप से, ठीक है, और कुछ इंटरनल भी होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की जो सवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, वो किस, तो हम कह सकते हैं कि जो सवाल होते हैं वो सरल होते हैं। क्या होते हैं?
सरल होते हैं। दूसरा शैवाल होते हैं वो थैलस के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? थैलस के रूप में। थैलस का मतलब ही वह होता है कि न तो जड़ में, न तना और न ही पत्तियों, ये केवल और केवल एक डंठल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? डंठल के रूप में। इसका मतलब है कि जो शैवाल होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो शैवाल एक सरल पौधा होता है जिसमें थैलस सुकाय होता है, या थैलस इसका जो शरीर का जो मूल रूप वो थैलस के रूप में होता है। और दूसरा बात रही कि इसके अंदर विभेदीकरण या विभेदन क्षमता नहीं पाई जाती है। और विद्यार्थी इसमें याद रखना ये भी कि इनके अंदर टिश्यू भी नहीं पाए जाते हैं। और कौन से टिश्यू नहीं पाए जाते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि इसके अंदर जो स्तवन ऊतक होते हैं, अन्य पादपों के अंदर आप देखोगे एंजियोस्पर्मस और जिम्नोस्पर्मस, उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है ना? तो ये आप श्रवण ऊतक होते हैं जो हमेशा याद रखना कि खनिज, जल और संश्लेषित भोजन का सेवन क्रिया करते हैं। तो ये इस शैवालों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब विद्यार्थियों रही बात इसके आवास की, हैबिटेट या हैबिचुअल की, कि ये किस प्रकार आवास में होते हैं, तो मुख्यतः यदि एक शब्द में बोला जाए तो शैवाल हमेशा जलीय होते हैं। ये शैवाल जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि जल कई प्रकार के होते हैं। एक फ्रेश वाटर भी होता है, एक मेरीन भी होता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है अलवणीय जल। अधिकांश ये जो शैवाल होते हैं वो अलवणीय जल, जो जिसमें लवण की साल्ट की मात्रा बिल्कुल कम है और न के बराबर है। और इस अलवणीय जल में बहुत सारे आते हैं, जैसे नदियां हैं, तालाब, झरने आदि सारे। ठीक है ना? तालाब से ये आपके नहरें वगैरह होती है, ये सभी अलवणीय जल के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं समुद्री जल, मेरीन। समुद्री जल आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे भारत के अंदर हिंद महासागर है, जो आपके दक्षिण साउथ के अंदर जो अरब सागर और बंगाल, जो आपके बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तो वहां पर ये जो जल है वो अधिकांश लवणीय है, समुद्री है। तो इसके अंदर भी पाए जाते हैं शैवाल। और मुख्य तो उसके बाद हम जल के अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नम स्थान वाले जहां पर नमी होती है, या कुछ ऐसी दीवारें होती हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्वतीय इलाके हैं, या बर्फीले जो टुंड्रा प्रदेश वगैरह होते हैं, वहां पर भी इनका एक आवास होता है और वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो आवास में यदि मुख्यतः बात करें कि शैवाल मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, और जल में भी आपके अलवणीय और समुद्री जो एक खारा पानी होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी इसका थैलस संगठन की बात करते हैं। थैलस संगठन की बात करें तो मुख्यतः ये कोशिकीय जटिलता के आधार पर ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी होते हैं। यदि प्रोकैरियोटिक शैवाल की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से शैवाल के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो आपकी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है नील हरित शैवाल हमेशा प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, असीम केंद्र की। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे ऐसे शैवाल, इसमें हम कह सकते हैं कि ये साइनोफाइसी, यदि शैवालों का वर्ग कहे तो इसमें मुख्यतः साइनोफाइसी होता है। जो नील हरित शैवाल साइनोफाइसी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जटिलता से संरचना से बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आपके बहुत सारे अन्य, जैसे आपके रोडोफाइसो है, फियोफाइसो है, ठीक है ना, और क्लोरोफाइसी है, ये सारे के सारे जो शैवालों के वर्ग होते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे बात करते हैं कि इस थैलस संगठन के अंदर ये कोशिकीय संरचना के आधार पर देखा जाए, कोशिकीय संरचना के आधार पर, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये यूनिसेल्युलर में भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। कहने का मतलब है एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकाओं से भी निर्मित होते हैं और बहुकोशिकाओं से भी निर्मित होते हैं। तो इसका थैलस संगठन होता है, ठीक है ना, थैलस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो थैलस संगठन होगा वो एक कोशिकीय भी होगा और बहुकोशिकीय भी
होगा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों आगे कि इसके अंदर पोषण कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि अधिकांश पादप आपने पढ़ा कि स्वपोषी होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है, हमने पढ़ा था अमरबेल वगैरह होती है, लेकिन पादपों के अंदर सबसे पहला वर्ग आता है शैवाल। तो शैवाल भी मुख्यतः क्या होता है, स्वपोषी होता है, स्वपोषी, ठीक है ना। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रोपिक्स, ट्रोपिक, ठीक है, स्वपोषी। अब स्वपोषी क्यों होते हैं, क्या रीजन है, तो याद रखना कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अंदर एक क्लोरोफिल वर्णक होता है, हरा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसको हम हरा वर्णक भी बोल सकते हैं, हरा वर्णक। इस क्लोरोफिल के कारण ये सूर्य की उपस्थिति के कारण अपना संश्लेषित भोजन का निर्माण कर देते हैं, और यही संश्लेषित भोजन खुद ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अन्य बचत ऊर्जा होगी वो हमें जंतुओं को दे देते हैं, जिसमें मानव सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। अब ध्यान देना, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति, कि शैवाल होते हैं, उन शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कोशिका भित्ति वो होती है जो पादपों के ऊपरी आवरण में होती है। कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, जैसे ये मान लेते हैं कि कोशिका है, और कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है, ठीक है ना, उसे एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब जो बाहरी होती है एपिडर्मस, ठीक है ना, तो उसको हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति मुख्यतः ध्यान देना पादपों के अंदर मुख्यतः पाई जाती है सेलुलोज की, और सेलुलोज एक मजबूत दृढ़, हम कह सकते हैं कि ऐसा एंजाइम है, होता ये निर्जीव है, लेकिन ये इतना दृढ़ और मजबूत है कि पौधे को हमेशा मजबूती प्रदान करता है। अब ध्यान देना कि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेलुलोज के अलावा कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो सेलुलोज के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आपके हेमीसेल्यूलोज, ठीक है ना, और हेमीसेल्यूलोज के बाद आपका एल्जीनिक पेक्टिन, ठीक है ना, पेक्टिन के बाद आपका फाइकोबिन इत्यादि एंजाइम से भी बनी होती है। अब ध्यान देना कि जो फियोफाइसी होते हैं, जैसे शैवालों के अंदर भूरे शैवाल होते हैं, तो पूरे शैवालों के अंदर ये पेक्टिन और एल्जीनिक नामक एंजाइम से बनी होती है। तो ध्यान देना कि जो भूरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल फियोफाइसी, ठीक है, जो भूरे शैवाल होते हैं, उन भूरे शैवालों के कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं एल्जीनिक और पेक्टिन की बनी होती है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि एक उसमें एक और भी आता है रोडोफाइसी, जो हम कह सकते हैं लाल शैवाल। कौन से शैवाल, लाल शैवाल, जिसका रंग लाल होता है। तो उस लाल शैवाल के अंदर हमेशा याद रखना सिलिका का बाहुल्य होता है, सिलिका, ठीक है ना, ऐसा ही उसकी कोशिका बनी होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए कि शैवालों में कौन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मुख्यतः आप याद रखोगे सेल्यूलोज की बनी होती है, जो बहुत मजबूत और सुदृढ़, या हम कह सकते हैं कि पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आवरण से। लेकिन उसके अलावा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एल्जीनिक, पेक्टिन, लेकिन यह भी याद रखना कि विशेष बात की एल्जीनिक और पेक्टिन होते हैं वो मुख्यतः भूरे शैवाल में पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे जो रोडोफाइसी, जो लाल शैवाल होते हैं, उन लाल शैवालों के अंदर आपके हमेशा जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि वर्णक की बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि पेड़, ये जो शैवाल होते हैं, ये क्लोरोफिल के कारण हमेशा स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और भी ऐसे वर्णक होते हैं जो इस शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि शैवालों के अंदर जो मुख्यतः आपका वर्णक होता है, मुख्यतः वो वर्णक है आपका क्लोरोफिल। सबसे पहले यदि मुख्यतः बात करें कि क्लोरोफिल, ठीक है, ये इसका हरा वर्णक मुख्यतः होता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई वर्णक होते हैं, बिल्कुल वर्णक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं केरोटीन, केरोटीन, कौन कौन से होते हैं, केरोटीन, ठीक है ना, केरोटीन,
फ्यूसिन, फ्यूसिन, ठीक है ना, और फाइकोलिन इत्यादि। ये बहुत सारे ऐसे वर्णक होते हैं जो इस शैवालों के अंदर पाए जाते। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि मुख्यतः जो आपका वर्णक होता है वो क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि हम बात करें कि केरोटीन किस में पाया जाता है, केरोटीन वर्णक होता है वो किस में पाया जाता है, तो केरोटीन मुख्यतः आपके जो फियोफाइसी जो शैवालों का वर्ग होता है, भूरे शैवाल होते हैं, उसके अंदर हमेशा ये पाया जाता है। फियोफाइसी और फियोफाइसी के साथ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, हरे शैवाल और भूरे शैवालों के अंदर ये पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि फ्यूसिन या फाइकोलिन किस में पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः दो तीन, जैसे एक आपका आता है रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, उसके अंदर भी ये फ्यूसिन और फाइकोलिन पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे शैवालों के अंदर जो मुख्यतः वर्णक होता है वो तो क्लोरोफाइसी होता है, लेकिन शैवालों के वर्गों के अंदर अलग अलग वर्णक भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको मुख्य विशेष बात याद रखनी है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए भाई कौन सा वर्णक किसके अंदर पाया जाता है, और ये भी याद रखना कि सभी वर्गों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, सभी वर्गों के अंदर। तो सभी वर्णों के अंदर आपका क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्टोरेज फूड की संचित भोजन। विद्यार्थियों ध्यान देना कि हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ी जंतु व दूसरा पादप। तो ध्यान देना विद्यार्थियों कि जंतुओं के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो जंतु भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन का पाचन होने के बाद, और पादप अपना भोजन बनाते हैं और पाचन के बाद वो भोजन एक स्टोरेज होता है। कि मतलब भोजन स्टोरेज होता है तो वो किस रूप में रहता है। तो विद्यार्थी दोनों को तुलना करना कि जंतु के अंदर जो भोजन स्टोरेज रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं के अंदर भोजन किस प्रकार संचित होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन में। और रही बात पादपों के अंदर कि पादप के अंदर भोजन किस प्रकार संचित होता है, तो याद रखना विद्यार्थियों स्टार्च, या फिर इसको हम दूसरा नाम है मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। तो शैवाल होते हैं, शैवालों के अंदर जो भोजन संचित भोजन है वो संचित भोजन आपके किसके रूप में रहेगा? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। लेकिन विद्यार्थियों कभी कभी क्या होता है कि स्टार्च के अलावा भोजन वसा और तेल के रूप में भी संचित होता है। इस शैवालों के अंदर वसा एवं तेल में भी संचित होता है, तेल के रूप में, वसा एवं तेल के रूप में भी संचित होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस शैवाल के अंदर जो ये भोजन संचित होता है तो इसके अंदर एक कलेक्शन सेंटर भी होता है, संचय केंद्र भी होता है शैवालों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए शैवालों के अंदर भोजन संचित किस में होता है? स्टार्च या मंड के रूप में। लेकिन जो स्टार्च और मंड है वो किस में संचित होता है? तो याद रखना विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है पायरिनोइड। पायरिनोइड, ये जो पायरिनोइड है इस पायरिनोइड को हम कह सकते हैं संचय केंद्र। संचय केंद्र, जो भोजन संचित होगा जिस थैली के अंदर उस थैली का नाम रहेगा पायरिनोइड। और ये पायरिनोइड भी इसकी यदि कोशिका भित्ति की बात करें तो ये वसा और प्रोटीन की इसकी भित्ति होती है, वो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो विद्यार्थियों ये याद रखना मुख्यतः है कि शैवालों के अंदर भोजन है वो मुख्यतः किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च या दूसरा नाम है मंड। अब ये क्या? तो ये तो जंतुओं के अंदर भोजन संचित होता है। फिर रही बात इसके अलावा और किस में संचित होता है, तो वसा है तेल के रूप में। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि ये जो स्टार्च और मंड है ये मंड किस थैली के अंदर संचय होता है, तो हम कह सकते हैं पायरिनोइड, या इस पायरिनोइड को हम संचय केंद्र भी कह सकते हैं, कलेक्शन सेंटर। ठीक है। अब विद्यार्थी ध्यान देना सबसे मुख्य बात आती है जनन। अगला जो स्टेप आता है सामान्य लक्षण में वो है जनन, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ये हर प्रजाति के अंदर बहुत ही जरूरी है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है? नॉर्मल यदि इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो वह जीव जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। अब क्यों नई संतति उत्पन्न करता है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि नई संतति इसलिए उत्पन्न करता है कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का अस्तित्व बना रहे।
इसकी पीढ़ी जैसे एक वंश है और उस वंश के अंदर वो यदि जनन क्षमता या जनन नहीं करेगा तो उसका वंश वहीं से नष्ट हो जाएगा या वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो उस वंश का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए ये जनन करना अति आवश्यक होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि सभी जीव जंतु या सभी पादपों के अंदर कॉमन जनन कभी भी नहीं होता है। जनन भी अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है, अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि हमारा जो टॉपिक है वो सवाल है एल्गी। तो मुख्यतः ये एल्गी में किस प्रकार जनन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एल्गी के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, ठीक है ना, कायिक जनन, ठीक है ना, वेजिटेटिव, ठीक है ना। और दूसरा आपका है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये मुख्यतः 3 प्रकार के जनन होते हैं और इसको हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 3 प्रकार के जनन होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें थोड़ी थोड़ी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि ये कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन हमेशा एक जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी कायिक जनन की भी कुछ विधियां हैं, कुछ विधियां हैं। जैसे मैं कह सकता हूं फ्रेगमेंटेशन, जो खंडन विधि, कौन सी विधि? खंडन विधि। सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि सुप्त, ठीक है। या फिर चौथी बोल सकते हैं पामेला, ठीक है ना। और 5वीं बोल सकते हैं काइनेट। ये इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम खंडन की बात करें तो आपने कभी देखा भी होगा, गुलाब है, चमेली है, इनके पौधे होते हैं या आलू वगैरह होते हैं, इनके कभी बीज नहीं होते हैं और ये ना कभी बीज से बोए जाते हैं और बीज से बोने की इसकी जो पकने की जो अवधि होती है वो लंबी हो जाती है। तो इन जो पादपों जैसे आलू होते हैं, तो आलू के जो तना होता है उसके अंदर एक प्रवर्धक होता है, ठीक है ना, आलू होता है। और इस आलू के अंदर ऐसे कुछ देखना आप, बहुत सारे ऐसे प्रवर्ध होते हैं और ये प्रवर्ध क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट करके जमीन के अंदर दबा करके और उसको जल देते हैं, तो वो एक छोटा सा अंकुरन और अंकुरन से नए पादप की वृद्धि होती है। तो ये इसका मतलब है कि ये कायिक अंगों के द्वारा नई संतति उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से हाथ तोड़ देंगे नई संतान या नया कोई जीव पैदा नहीं होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जीव या पादप जिनको यदि अंगों को तोड़ करके किसी दूसरी जगह इसको अनुकूल परिस्थितियों में बोया जाता है या उसका जर्मिनेशन किया जाता है, अंकुरन हो जाता है। अब विद्यार्थी ध्यान देना, लैंगिक जनन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कि जिसके अंदर दोनों जीवों की उपस्थिति होना जरूरी है। यदि दोनों जीव, दोनों युग्मक, दोनों गैम्स उपस्थित नहीं है तो कभी भी नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे मानव है तो मनुष्य के अंदर नर और मादा दोनों का सेलियन फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। यदि दोनों ही गैम्स यदि सेलियन नहीं होंगे तो कभी भी नए बच्चे की या नए संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के अंदर सदैव आप याद रखना कि दोनों जीव उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान देना कि इसमें भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। समयुग्मकी के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, 3 विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि होती है समयुग्मकी, समयुग्मकी। दूसरी होती है समयुग्मकी, ठीक है। और तीसरी होती है विषम युग्मकी। तीसरी कौन सी होती है? विषम युग्मकी, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की विधियां होती है, ठीक है ना। इस विधियों के द्वारा जब हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे तो इनके एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें केवल एक ही जीव नई संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब ध्यान देना कि उसमें बहु कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं। अब ध्यान देना कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के अंदर भी मुख्यतः कई प्रकार की विधियां होती है, लेकिन हम मुख्य 3-4 प्रकार की पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं चल बीजाणु, जो स्पर्श चल बीजाणु। अब ये चल बीजाणु क्या होते हैं विद्यार्थियों? चल बीजाणु वो होते हैं जिसके अंदर फ्लैजेला और सीलिया पाई जाते हैं। कसा बीका और पक्षमा भी ये
अंग पाए जाते हैं जो हमेशा जो अंडाणु होते हैं, बीजांड होते हैं, वो चल करके जाते हैं और अपनी नई संतान या एक जीव दूसरे जीव या अकेला जीव चल करके जाते हैं, तो वो होते चल बीजाणु। दूसरे होते अचल बीजाणु। दूसरा जो विधि होती है वो अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। और विद्यार्थियों तीसरी आपकी होती है चतुष्कीय, चतुष्कीय बीजाणु। और चौथी होती है आपकी निचेष्ट, निचेष्ट बीजाणु। ठीक है ना, ये 4-5 प्रकार की विधियां होती है। इन विधियों के द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। तो विद्यार्थियों ये तो शैवालों के अंदर मुख्य हम सामान्य लक्षण की बात करें तो सीधा पूछ लेते हैं कि बताइए शैवाल के अंदर कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं। तो कायिक भी होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। विद्यार्थियों अलग अलग पूछते हैं कि बताइए कि लैंगिक जनन के, जैसे MCQ बना देते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर कौन सी विधियां सम्मिलित है। तो इसमें एक पूछ लेते हैं कि समयुग्मकी, दूसरी पूछ लेते हैं असमयुग्मकी और तीसरी पूछ लेते हैं अचल बीजाणु। और चौथा आपका जो चौथा पॉइंट दे देते हैं कि A और B दोनों। तो आपको याद रखना है कि जो समयुग्म लैंगिक जनन होते हैं उसके अंदर समयुग्मक भी होते हैं और असमयुग्मक भी होते हैं, लेकिन चल बीजाणु कभी भी नहीं होता। तो आपको चौथा राइट होगा जिसमें सम और असम दोनों ही होती है। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी चिरकालिक अवस्था क्या होती है, प्रेग्नेंशन, जिसको बोलते हैं प्रेग्नेंशन, चिरकालिक अवस्था, प्रेग्नेंशन। अब प्रेग्नेंशन क्या होती है, चिरकालिक अवस्था। कहते हैं कि जब कोई भी चीज यदि हमारे परिस्थितियों से या अनुकूल परिस्थितियों से बाहर हो जाती है उस समय हम कोई भी चीज का बचाव करते हैं। तो याद रखना चिरकालिक का मतलब ये होता है कि ये जो शैवाल होते हैं जब इनके ऊपर कोई प्रतिकूल दशाएं आती है या प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उस समय ये अपने शैवालों के अंदर, बीजाणुओं के अंदर या अपने कायिक शरीर के अंगों के अंदर एक विशेष संरचनाएं या विशेष अवस्थाओं का निर्माण कर लेते हैं जिनका जीवन का लंबे समय तक बना रहता है। उसे चिरकालिक अवस्था कहते हैं, जो विशेष या प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेष अवस्थाओं का निर्माण करना, विशेष अवस्थाओं का निर्माण करना जो लंबे समय तक क्या हो, लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है ना, और लंबे समय तक जीवित रहे। और ऐसी क्षमता को हम किस नाम से जानेंगे, चिरकालिकता। ठीक है ना, प्रेग्नेंशन। अब ध्यान देना कि ये कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती है। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। यदि बात करें क्वेश्चन सीधा आएगा कि शैवाल किस प्रकार की चिरकालिक अवस्थाएं बनाता है, तो पहली है सुप्त, दूसरी है ट्यूबर या आप इसको कह सकते हैं गांठ, और तीसरी आपकी होती है काइनिट। तीसरी कौन सी है, काइनिट या सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 3 ऐसी संरचनाएं, 3 ऐसी अवस्थाएं होती है। क्या करते हैं, ट्यूबर, जैसे इसके कोई शैवाल के बीजाणु होते हैं और उन बीजाणु के ऊपर कोशिका भित्ति के द्वारा ऐसे ट्यूबर कोशिका भित्ति का आवरण बना देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि बहुत सारे बीजाणु हैं, ठीक है ना, और इन बीजाणुओं को जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये एक ऊपर ऐसे आवरण बना देते हैं और लंबे समय तक कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उस समय ये जीवित रहेंगे। जब भी इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी उस समय ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेशन हो जाएंगे, अंकुरण कर लेंगे और नया जीव बना देंगे। विद्यार्थी ध्यान देना, उसके बाद हम बात करते हैं, एक विशेष बात इसमें और है कि जैसे एक मानव होता है और वो अपने जनन के दौरान 2 युग्मक आपस मिल करके संलीन होकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज के बाद इसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैवाल होते हैं, शैवाल वो हमेशा संलीन के बाद युग्मक का जब संलीन होता है, कोई भी युग्मक का जब संलीन होगा तो संलीन के बाद जब जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज, तो युग्मनज के बाद इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कभी भी भ्रूण नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, भ्रूण कभी भी एम्ब्रियो का निर्माण इसमें नहीं होगा। तो क्या होगा, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये सीधा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस के बाद
या अर्धसूत्री विभाजन से एक न्यू प्लांट्स का निर्माण होगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर सीधा अर्धसूत्री विभाजन होगा, न कि कभी भी भ्रूण का निर्माण होगा। क्वेश्चन आता है कि सवाल के अंदर युग्मनज के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। तो याद रखना कि उसमें पॉइंट ऑप्शंस दो सही होंगे, एक तो भ्रूण का निर्माण नहीं होना और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नए पादप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और एक इसमें और विशेष बात याद रखना विद्यार्थियों कि इसके अंदर अवस्थाएं होती है दो, एक होती है युग्मकोद्भिद जेमेटोफाइट्सा, जेमेटोफाइट्स, ठीक है ना। ये जो अवस्था होती है युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, ये हमेशा डोमिनेशन होती है, डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट प्रभावी अवस्था होती है। लेकिन एक होती है बीजाणुभिद, दूसरी कौन सी होती है, बीजाणुभिद। ये जो अवस्था होती है स्पोरोफाइटा, अब स्पोरोफाइटा ये जो अवस्था होती है ये आपकी रिसीव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अप्रभावी गौण, क्या होती है, गौण। तो याद रखना कि सवाल के अंदर कौन सी अवस्था प्रभावी होती है, कौन सी अवस्था अप्रभावी या गौण होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो याद रखना युग्मकोद्भिद होती है वो आपकी डोमिनेंट्स होती है, और जबकि बीजाणुभिद अवस्था होती है वो रिसीव या फिर एक गौण अवस्था होती है, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रभावी। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्गीकरण, सवालों का वर्गीकरण। अंतिम इसके बात करें कि सवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कि वर्गीकरण क्या है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि वर्गीकरण के अंदर कई वैज्ञानिक आए। यदि हम बात करते हैं तो सवालों के बारे में अध्ययन करने वाले थे आपके फर्स्ट वैज्ञानिक एपी फ्रिस, प्रेस्कॉट, चैंपमैन, वीटेकर, ठीक है ना, और एक था क्रिस्टेन, ठीक है ना, और हमारे भारत के वैज्ञानिक थे एमओपी आयंगर। ये बहुत सारे वैज्ञानिक थे। यदि मुख्यतः बात करें एपी फ्रिस की, कि ये जो वैज्ञानिक था इन्होंने इस सवालों को कितने वर्गों में बांटा, तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि इन्होंने जीवित सवालों को मुख्यतः 11 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा, 11 वर्गों में बांटा। किसी ने 7 वर्गों में बांटा, किसी ने 4 वर्गों में बांटा। लेकिन विद्यार्थियों इन सभी का रिसर्च निकाल करके 20वीं शताब्दी के अंतिम सिरे में यदि बात करते हैं तो इन सवालों का वर्गीकरण किया, तो इन सवालों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में। और वो विद्यार्थी कौन कौन से 4 वर्ग है, तो यदि सबसे पहले बात करते हैं तो वो आपका आता है साइनोफाइसी वर्ग। कौन सा आता है, साइनोफाइसी वर्ग, साइनोफाइसी। विद्यार्थी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सवाल किन किन वर्गों में, साइनोफाइसी, ठीक है ना, साइनोफाइसी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है फियोफाइसी, ये दूसरा वर्ग है फियोफाइसी, ठीक है ना, याद रखना। और तीसरा आपका है क्लोरोफाइसी, ये तीसरा है। और क्लोरोफाइसी को हम ठीक है। और चौथा आपका है रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी, ठीक है। ये विद्यार्थी मुख्यतः 4 प्रकार के वर्ग होते हैं। कह सकते हैं कि 20वीं सदी के अंदर इन जीवित सवालों को मुख्यतः, यदि वर्तमान की बात है, ऐसे आपको खूब वर्गीकरण मिलेंगे, एपी फ्रिस का मिलेंगे, प्रेस्कॉट का मिलेगा, चैंपमैन का मिलेगा, एमओपी आयंगर का, क्रिस्टेन का भी मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर यदि बात करें मुख्यतः आज की आधुनिक पद्धतियों के अनुसार तो मुख्यतः ये 4 वर्गों में विभाजित है। और विद्यार्थी ध्यान देना कि इसमें यह भी बता देता हूं कौन से वर्ग में किस प्रकार किस वर्ण के
आपके सेवाल होते हैं, तो आपके साइनोफाइसी में आपके होते हैं नील हरित सेवाल। कैसे सेवाल है? नील हरित सेवाल, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन। और दूसरे आपका आता है फियोफाइसी, जिसमें आपके आते हैं भूरे सेवाल। किस प्रकार के? भूरे सेवाल। भूरे सेवालों का अध्ययन हमेशा फियोफाइसी में होता है। और तीसरा आपका आता है क्लोरोफाइसी, जिसमें ग्रीन एल्गी, हरित सेवाल। ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोल सकते हैं हरित सेवाल। कैसा सेवाल? हरित सेवाल, ग्रीन एल्गी। ठीक है। और चौथा आपका आता है रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी के अंदर आपका आते हैं लाल सेवाल। कैसे आते हैं? लाल सेवाल आते हैं। और विद्यार्थियों, एक विशेष बात यह भी बता देता हूं कि कभी भी आप टुंड्रा प्रदेश में जाते हो तो वहां पर आपको कुछ ऐसी बर्फ होगी जो आपको लाल दिखाई देगी, जो लाल कलर की होगी। तो उसका मतलब है कि वो लाल कलर की इस वजह से है कि उसके अंदर रोडोफाइसी सेवाल की उत्पत्ति हो चुकी है। और इसी रोडोफाइसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और विद्यार्थियों, आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम समय समय पर क्लास दे सकें। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज की क्लास को यहीं पर मोड़ देते हैं। और बायोलॉजी वाला SP सर YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के मध्य शेयर करें, ताकि इस क्लासों को निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। और हमारा भी एक सपोर्ट होने के साथ हम एक अच्छी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत।